हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 8 और 9 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट के साथ। अब्दुल कलाम जी ने कहा है, योर डिग्री इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, योर रियल एजुकेशन इज सीन इन योर बिहेवियर। आपकी जो डिग्री है वो केवल एक पेपर का टुकड़ा है। एक्चुअल में जो आपका व्यवहार है, आपका जो दूसरों के प्रति नज़रिया है, वही आपके रियल एजुकेशन को बताता है। तो इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। कब किया जाएगा? तो ये होना है 12 से 13 जनवरी को। और ये किस प्रकार हुआ है? तो ये वर्चुअल मींस ऑनलाइन हुआ है शिखर सम्मेलन। इस वर्ष की जो थीम है ये आपसे पूछा जा सकता है, यूनिटी फॉर वॉइस, यूनिटी फॉर पर्पस। और इसका जो आधार रखा गया है वो है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम के अंतर्गत जो ये विश्व है वो क्या है? एक कुटुंबी की तरह है और हम इसका पार्ट हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो थीम रखा गया है वो वसुधैव कुटुंबकम पर रखा गया है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका में संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आप जानते हैं कि संसद जो यूएसए में होता है तो 2 सदन होते हैं। जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है वो क्या होता है? निचला सदन होता है। तो वहाँ के जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो हैं केविन मैकार्थी। अब बात यूएसए की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है। तो जो बाइडन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? कमला हैरिस। और जो उपराष्ट्रपति हैं वो अमेरिका की पहली बार कोई महिला उपराष्ट्रपति बनी है, तो उनका भी नाम याद रखिएगा, कमला हैरिस। थर्ड क्वेश्चन है, निक्कई एशिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा बना है? तो जो ऑटो मार्केट है थर्ड बिगेस्ट वो बना है अपना प्यारा भारत। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट रैंक जो चीनी का उत्पादन है उसमें प्रथम स्थान पर कौन है ग्लोबली, तो इंडिया फर्स्ट रैंक पर है। अगर स्टील के प्रोडक्शन में देखा जाए तो इंडिया का रैंक चाइना के बाद सेकंड नंबर पर है। और अगर इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो विश्व की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें 5वें नंबर की जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वो है भारत। इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। फिर 2022 में थर्ड क्वेश्चन है कि 2022 में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो बना है, कौन सा एयरपोर्ट है जो विश्व में प्रथम है? वो है हैनडा एयरपोर्ट। ये कहाँ का है? तो ये जापान का है, याद रखिएगा। और अगर बात हम इंडिया की करते हैं तो जो कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है, कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट ये कहाँ पर है? कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है बेंगलोर में। और इसका रैंक कौन सा आया है? इंडिया में फर्स्ट और ओवरऑल सेकंड आया है। जो टॉप 10 एयरपोर्ट हैं तो टॉप 10 एयरपोर्ट में इंडिया के 2 एयरपोर्ट हैं। एक तो सेकंड नंबर पर कैंपेगोड़ा एयरपोर्ट है और जो 7th नंबर पर है वो है दिल्ली का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस का कौन सा संस्करण मनाया जाएगा? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जो एमपी पटवारी का एग्जाम होने वाला है, एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जो भी एग्जाम आगे आने वाले माह में होने वाले हैं उन सभी में मध्य प्रदेश से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अब बात यहाँ पर आई है प्रवासी भारतीय दिवस की, तो याद रखिए ये डेट शायद आपको याद होगी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वकालत करके कहाँ लौटे थे? भारत आए थे। तो उन्हीं के स्वागत में ये 9 जनवरी का दिन प्रवासी भारतीयों के लिए क्या किया गया है? मनाया जाने लगा है। और इस बार शुरू हुआ है 17वां प्रवासी भारतीय शिखर सम्मेलन, जो कहाँ पर होगा? भारतीय दिवस का आयोजन किया जाएगा इंदौर में। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और 2003 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो 2023 में ये कौन से नंबर का होगा? 17वें नंबर का होगा। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर बन सकता है कि इस वर्ष के जो मुख्य अतिथि हैं इस प्रोग्राम के वो कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर मोहम्मद इरफान। ये नाम आपको याद रखना है। जो मोहम्मद इरफान है
वो कौन है? वो गुयाना के राष्ट्रपति हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना। तो याद रखिएगा डॉक्टर मोहम्मद इरफान। और इसके मनाने का पर्पस क्या है, किस उद्देश्य से ये मनाया जाता है? तो जो प्रवासी हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनका अमृत काल में क्या योगदान है, इसके लिए मनाया जा रहा है। इसमें जो उद्घाटन होगा प्रवासी भारतीय दिवस का, उसमें जो उद्घाटन समारोह में जो गेस्ट होंगे, मतलब जो उद्घाटन करेंगे, वो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। और जब समापन समारोह होगा तो कौन होंगे? कौन समापन समारोह का सत्र निर्देशित करेंगे? वो होंगे भारत के राष्ट्रपति, जो वर्तमान में कौन है? आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी। आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर पहली बार फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? याद रखिएगा ये यहाँ पर शायद ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा, जो करने वाला है हैदराबाद। याद रखिएगा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे है। और हैदराबाद को जब भारत में मिलाया गया था तब कौन सा अभियान चला था? ऑपरेशन पोलो। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप ये क्या होती है? तो ई फॉर्मूला वर्ल्ड चैंपियनशिप का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी चैंपियनशिप होने वाली है। इसके पहले जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर फॉर्मूला 1 रेस आयोजित हो चुकी है। तो ये आपको याद रखना है। पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया था? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। ये भी याद रखिएगा। ऑपरेशन होप का संबंध किससे है? तो वो भी यूएई का मिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जैन समुदाय का एक तीर्थ स्थल बहुत चर्चा में है अभी, वो है शमेध शिखर जी। आपने शायद नाम सुना होगा शमेध शिखर जी का। ये कहाँ पर आता है? तो ये मधुबन पारसनाथ झारखंड में स्थित है। इसे मधुबन के नाम से भी जाना जाता है। पारसनाथ भगवान का ये क्या है? मोक्ष स्थल है। क्योंकि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा जो झारखंड है, झारखंड की जो हाईएस्ट पीक है वो है पारसनाथ की चोटी। तो ये पारसनाथ की चोटी कहाँ पर स्थित है? तो ये यही मधुबन में स्थित है। और यही क्षेत्र जो है वो शमेध शिखर जी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये थोड़ा सा आप कॉन्सेप्चुअली समझिए। वैसे मैंने कल इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाया था, शमेध शिखर जी का विवाद क्यों चर्चा में रहा। यदि आपने नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और जो लोग MPPSC का मेंस देने वाले हैं और मेंस के साथ साथ जो इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इस तरीके के मुद्दे होते हैं वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप बहुत ही ध्यान से याद करिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टैटिक में तो यही पूछा जा सकता है कि जो पारसनाथ पीक है इसकी हाइट कितनी है? तो वो है 1350 मीटर। तो ये आपको याद रखना है। और आपसे पूछा जा सकता है कि ये मुद्दा क्यों था? तो जो शमेध शिखर जी है इसको झारखंड गवर्नमेंट ने इको सेंसिटिव जोन बनाने की बात की थी। टूरिज्म के लिए एक टूरिज्म सेक्टर बनाने की बात की जा रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि तीर्थ स्थल ही रहेगा शमेध शिखर जी, क्योंकि बहुत अधिक इसको लेकर विवाद हुआ। जैन समाज एकता के स्वर में पूरे तरीके से क्या किया गया? इसका विरोध किया गया, क्योंकि तीर्थ स्थल को आप पर्यटन स्थल नहीं बना सकते हैं। इससे जैन धर्म की आस्था आहत होगी। और पर्यटन स्थल को क्या किया जाएगा? पर्यटन स्थल बना देंगे तो फिर मांस मदिरा और भी मनोरंजन की सामग्री वहाँ पर आएंगी, जो कि क्या होगी? जैन धर्म में निषेध है। तो आई होप आपको ये मुद्दा समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या था कि शमेध शिखर जी कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि झारखंड के जो वर्तमान में CM है उनका नाम क्या है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में 2007 से लेकर 2022 के बीच बीमारियों के बारे में किस रोग में 98.7% की कमी आई है? ये बीमारी है काला जार। ये किसके कारण होती है? तो ये लीशमानिया परजीवी जो होता है, पैरासाइट, उसके कारण होती है। और इसका जो वाहक होता है वो होती है सैंड फ्लाई मक्खी। तो याद रखिएगा इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। 98.7% इसको क्या किया गया है? ख़त्म किया गया है।
फिर आपको कुछ टारगेट याद रखने पड़ेंगे, जैसे 2023 तक भारत को पूरा कालाजार से मुक्त करने का अभियान रखा गया है। तो अभी 98% तो हमने सफलता प्राप्त की है, बस कुछ दूरी और है। 2025 तक टीबी हारेगा, देश जीतेगा। और 2030 तक क्या करना है, मलेरिया को पूरी तरीके से खत्म करना है। तो इस तरीके के कुछ टारगेट ईयर रखे गए हैं। अभी आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 2023 को भारत सरकार ने क्या घोषित किया है, तो बाजरा वर्ष या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है, ईयर ऑफ मिलेट्स। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति और आर्थिक गणना 2023 में प्रारंभ की गई, तो ये कहाँ से शुरू की गई है, ये की गई है बिहार से। अब आपको याद रखना है कि बिहार ऐसा तीसरा स्टेट है जहां पर क्या है, ये इस तरीके की जाति और आर्थिक गणना हो रही है। इसके पहले राजस्थान में और कर्नाटक में ये इस प्रकार की गणना हो चुकी है, तो याद रखिएगा। और कब कब की गई है जाति और आर्थिक गणना, तो 1932 में, उसके बाद 2011 में और अब 2023 में। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहली बार जो जनगणना की गई थी वो 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में की गई थी। लेकिन अगर आपसे नियमित जनगणना या दशकीय जनगणना पूछा जाए तो आंसर होगा 1882 रिपीट के टाइम पे की गई थी। तो इतने फैक्ट आपको पता होने चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन 2023 में कहाँ पर होगा, तो ये 8 से 14 जनवरी को होने वाला है। और कहाँ पर होने वाला है, गुजरात में होने वाला है। तो याद रखिएगा, इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल है ये। आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि सौर ऊर्जा से 100% संचालित होने वाला गांव कौन सा है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये आज के आपके करंट अफेयर थे। एक बार हम फिर से क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन था वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, नई दिल्ली में होगा। हाल ही में अमेरिका की संसद में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसके अध्यक्ष कौन बने हैं, वो हैं केविन मैकार्थी। और निक्कई एशिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा बड़ा ऑटो बाजार बन गया है भारत। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला एयरपोर्ट है विश्व में हैंड्रा एयरपोर्ट जो जापान का है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं 11 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं थॉट के साथ। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। याद रखिएगा, ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरों को खत्म कर देता है। तो चलिए हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मैसूर व हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया। ये स्थल किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है कर्नाटक में। आपने हम्पी शहर का नाम सुना होगा। मैसूर के संस्थापक कौन थे, हैदर अली थे। और हम्पी जो थी वो विजयनगर की राजधानी थी। तो मैसूर और हम्पी शहर को स्वदेश दर्शन 2.0, ये स्वदेश दर्शन भारत का दर्शन कराने के लिए भारत में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं उनको लोग जान सकें, उनकी संस्कृति को पहचान सकें, इसीलिए ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो उसमें कर्नाटक के हम्पी और मैसूर शहर को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, मणिपुर के मार्जिक पोलो कॉम्प्लेक्स में किसके द्वारा 120 फीट की ऊंची प्रतिमा पोलो खेलते हुए उद्घाटन किया गया है, तो वो अमित शाह जी के द्वारा, जो कि सहकारिता मंत्री हैं। उन्होंने क्या है, मार्जिन पोलो एक कॉम्प्लेक्स है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है। यहाँ पर 120 फीट की पोलो खेलते हुए खिलाड़ी की प्रतिमा का क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य द्वारा ग्लोबल सिटी अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये अभियान जो शुरू हुआ है, इस अभियान का क्या नाम है, ग्लोबल सिटी अभियान। और ये कहाँ पे शुरू हुआ है, ये उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ है। और ये ग्लोबल सिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर पोल्यूशन कम होगा, ग्रीन एनर्जी का कॉन्सेप्ट रखा जाएगा, कचरा का प्रबंधन किया जाएगा। 100 दिन के लिए नगरीय निकायों में इस अभियान को चलाया जाएगा। तो ये इनिशिएटिव किस गवर्नमेंट का है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रायपुर में मनाया गया पारंपरिक त्योहार, इसका नाम है छेर छेरा महोत्सव कहाँ पर है,
तो आपको छेर, देखिए छेर ऐसा लिखते हैं तो याद रखिएगा छ से छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मनाया गया है। और इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो अर्थ है वो होता है दान देना और दान लेना। छत्तीसगढ़ में और कौन कौन से त्योहार होते हैं, तो हरेली फेस्टिवल छत्तीसगढ़ में होता है और कोरबा फेस्टिवल भी छत्तीसगढ़ में होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक, सामाजिक मतलब सोशली और इमोशनली जो एजुकेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए एक योजना शुरू हुई है, सहर्ष योजना। देखिए आपने 2020 की कस्तूरी रंगन कमेटी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी उसके बारे में सुना होगा। तो उसी के तहत त्रिपुरा गवर्नमेंट ने ये सहर्ष योजना स्टार्ट की है कि जो बच्चे हैं उनमें सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा का विकास हो सके। तो ये किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, त्रिपुरा गवर्नमेंट ने। अब त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा के जो सीएम है वो कौन है, मानेक शाह। इनका भी नाम आपको याद रखना है। यहाँ पे त्रिपुरा में कौन सा मेला लगता है, तो जो बहुत फेमस है वो है खारची मेला। और त्रिपुरा मतलब क्या है कि ये 3 ओर से क्या है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। और यहाँ पर महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल भी त्रिपुरा में स्थित है। तो इतने फैक्ट आपको त्रिपुरा से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मंत्रालय के द्वारा 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 2023 आयोजित किया जा रहा है। तो ये क्या है, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सप्ताह में कब 10 से लेके 16 जनवरी तक मनाया जाएगा। कौन सा मंत्रालय इसको मनाएगा, तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। वर्तमान में जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के मंत्री कौन है, वो है पीयूष गोयल जी। तो याद रखिएगा 10 से 16 जनवरी स्टार्टअप इनोवेशन वीक इंडिया मनाया जाएगा। और 16 जनवरी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाना स्टार्ट हुआ है, चूंकि ये 2023 से ही मनाया गया है, 22-23 से। तो ये है स्टार्टअप इंडिया डे, ये 16 जनवरी को स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। कोई भी स्टार्टअप जो है, जब वो स्टार्टअप बड़ा रूप ले लेता है तो वो क्या कहलाता है, यूनिकॉर्न कहलाता है। किसी भी कंपनी को या जो भी संस्था है उसको यूनिकॉर्न का दर्जा कब प्राप्त होगा, जब उसका जो टोटल कैपिटल है वो $1 बिलियन हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा करने वाली स्टार महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है। नो डाउट सानिया मिर्जा एक ऐसा नाम जिसे आप सभी परिचित हैं। तो सानिया मिर्जा टेनिस की एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब क्या है, जो टेनिस से एक संन्यास लेने की बात की गई है, संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 2 और टेनिस के बहुत ही महान प्लेयर हैं जो इंटरनेशनली काफ़ी फेमस हैं। पहला नाम है रोजर फेडरर, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये स्विट्जरलैंड से रिलेटेड हैं। और दूसरा नाम है बेहतर महिला खिलाड़ी एशले बार्टी, जिनका संबंध कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो इन दोनों खिलाड़ियों ने भी संन्यास की घोषणा कर दी है, ये टेनिस से रिलेटेड हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि एस अगेंस्ट ऑड्स, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो ये सानिया मिर्जा की बायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीर के पहले प्रोफेसर रहमान राही, इनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था 2007 में। इनका संबंध कहाँ से है, इनका संबंध कश्मीर से है। ओके, फिर क्या आप बता सकते हैं कि फर्स्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो किसे मिला था, वो मिला था जी शंकर कुरूप जी को। और 2022-2023 के भी ज्ञानपीठ पुरस्कार यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए चयनित किया गया है। तो एक नहीं है, टोटल 5 ऐसी मूवीज हैं जिनको ऑस्कर 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है। अब हमें देखना होगा कि किसी मूवी को ऑस्कर मिलता है कि नहीं मिलता। कौन कौन सी मूवी है, तो एक है मूवी RRR, आप सभी ने देखी होगी, अच्छी मूवी है। कश्मीर फाइल्स, जिसके डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री जी हैं, काफ़ी फेमस रही थी। फिर गंगूबाई काठियावाड़ा जो मूवी आई थी वो भी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है। और एक मूवी है कंतारा। तो ये 4 मूवी है, एक मूवी और है, देख लीजिएगा आप। तो ये सारी मूवीज़ जो हैं वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई हैं। अब हमें देखना होगा कि किन किन मूवियों को ऑस्कर मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की अनाहत सिंह स्पेस
का खिताब जीता है, किस कैटेगरी में, तो अंडर 15। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अनाहत सिंह किस खेल से संबंधित हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं अनाहत सिंह, इन्होंने अंडर 15 कैटेगरी में खिताब जीता है। और कौन सी चैंपियनशिप हुई थी अभी, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट 2023। एक नाम और आपसे पूछा जा सकता है, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं उनका क्या नाम है, वो है शरद कमल। शरद कमल, ये नाम आपको याद रखना है, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। फिर आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आपको 2024 और 2028 दोनों ओलंपिक के बारे में बताना है कि इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें। कल का करंट अफेयर रिवाइज कर लेते हैं। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था, 2006 में मनमोहन सिंह जी के टाइम पर। सेकंड क्वेश्चन था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली सिख न्यायाधीश कौन बनी थी, उनका नाम था मनप्रीत मैनिका सिंह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस राज्य में पूरी तरीके से डिजिटल बैंकिंग की घोषणा की गई है, तो वो स्टेट कौन सा था, केरल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा वैश्विक नेतृत्व मींस अवार्ड ऑफ लीडरशिप से किसे नवाजा गया, वो है DY चंद्रचूड़ जी, जो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से की गई, तो नई दिल्ली से की गई, याद रखिएगा। ये 112 आकांक्षी जिले हैं और ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट को क्या करता है, प्रभावित करता है। फिर हाल ही में उत्तराखंड के किस शहर को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये किया गया है जोशीमठ को। इसके बारे में हमने बहुत अच्छे से कल डिटेल में पढ़ा था। फिर इम्यूनो एरत्स्मा महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो ये मणिपुर का त्यौहार है। फिर ICICI प्रेसिडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा वित्तीय सुरक्षा अभियान के लिए किस क्रिकेटर को साइन किया गया, तो ये कौन से खिलाड़ी हैं, सूर्य कुमार यादव, याद रखिएगा। सूर्य कुमार यादव क्रिकेट के महान प्लेयर हैं। पंडित केशीनाथ त्रिपाठी जी का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे, तो इनका संबंध किस राज्य से था, वेस्ट बंगाल से था। तो ये भी आपको याद रखना है। यूपी के विधानसभा के ये 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। फिर हाल ही में किस महारत्न कंपनी ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है, तो ये किस कंपनी ने किया है, BPCL ने किया है। वर्तमान में महारत्न कंपनियों का जो संख्या है वो कितनी है, 12 है। फिर मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था UNO में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो उनका नाम है रुचिरा कंबोज। बहुत सारे लोग करंट अफेयर देखते हैं लेकिन आंसर केवल 2-4 लोग ही देते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर जरूर दें, क्योंकि ये इससे क्या होगा कि आपके 1-1, 2-2 क्वेश्चन डेली तैयार होते जाएंगे और जिस क्वेश्चन का आंसर यदि आप सर्च करके भी लिखते हैं तो भी आप नहीं भूलेंगे। तो आई होप आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा होगा और आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 12 से 13 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 जनवरी जिसे हम नेशनल यूथ डे के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 12 जनवरी का वह दिन है जब सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। विवेकानंद जी ने कहा है, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते तब तक आप भगवान पे भी भरोसा नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा, विवेकानंद जी ने ये भी बोला है कि न रुकना है न थकना है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो उसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं 12 और 13 जनवरी का करंट अफेयर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की सरकार ने 2030 तक सेवानिवृत्ति की जो आयु है मींस रिटायरमेंट की जो एज है वो 62 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है, 64 वर्ष कर दी है। तो याद रखिएगा, ये कदम उठाया है फ्रांस की सरकार ने। अब बात फ्रांस की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, वो होने वाले हैं पेरिस में। और अगर आपसे पूछा जाए कि 2028 के ओलंपिक कहाँ पे होंगे तो वो होने वाले हैं लॉस एंजल्स में। अभी जब महंगाई का
बहुत अधिक दौर बढ़ा था, तो जो तेल में जो महंगाई आई थी, तो इतनी अधिक वहाँ पर ऑयल के प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ था कि वहाँ पर लोग सड़कों पर उतर आए थे। तो उस मूवमेंट को क्या नाम दिया गया था? येलो वेस्ट आंदोलन। तो ये भी आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में शीर्ष स्थान पर किस देश को प्राप्त हुआ है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये हमने कल परसों भी इसके बारे में पढ़ा था कि जो हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट इसमें देश आया है वो है जापान, जिसे पूर्व का प्रदेश भी कहा जाता है जापान। तो यहाँ पर जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो जापान है, और जिस भी देश का फर्स्ट रैंक आता है उसके पासपोर्ट को लेके आप बहुत सारी जगह पे जा सकते हैं। अगर बात की जाए कि यहाँ पर भारत का कौन सा स्थान आया है, तो भारत का जो रैंक आया है वो आया है 85। ये भी आप याद रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, कल जो बहुत अधिक चर्चा में न्यूज़ रही, गोल्डन ग्लोब प्राइज, ये जो प्राइज है ये पहली बार किसी सॉन्ग को मिला है, और वो सॉन्ग है RRR मूवी का नाटू नाटू, या जिसका हिंदी वर्जन है नाचो नाचो। तो अगर आपने RRR मूवी देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा सॉन्ग है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी सॉन्ग को इंडिया के मीन्स एशिया का ये पहला ऐसा गाना है जिसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला है। और जो RR मूवी है ये ऑस्कर के लिए भी क्या है, नॉमिनेट हुई है। अब हमें देखना पड़ेगा कि इसको ऑस्कर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता। तो इस सॉन्ग को मिला है किस कैटेगरी में मिला है? बेस्ट और ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में मिला है। और आपसे पूछा जा सकता है कि जो RRR मूवी है इसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन है? वो हैं राजमौली साहब। तो उनका भी नाम आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा हाल ही में भारतीय मूल के वैज्ञानिक चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त किया गया है। तो ये नासा की जो चीफ टेक्नोलॉजिस्ट है वो कौन थी? वो पहले थी भव्या लाल। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो जो भव्या लाल है, भव्या लाल के स्थान पर अब बनाया गया है AC चारनिया को। तो ये आपको याद रखना है। बात यहाँ पर नासा की आई है, तो नासा क्या है? तो ये यूरोप जो अमेरिका है वहाँ की स्पेस एजेंसी है। तो नासा की बात की जाए तो बहुत सारे मिशन है, जैसे आर्टेमिस मिशन हो गया। तो नासा जो है वो बहुत सारे मिशन को लेके काम करता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर भव्या लाल के स्थान पर जो नासा की चीफ टेक्नोलॉजिस्ट के पद पर नियुक्त हुए हैं वो हैं AC चारनिया। ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक में आयोजित 26वां राष्ट्रीय युवा दिवस, आप जानते हैं कि 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। तो इसी की उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है 12 जनवरी से 16 जनवरी तक 2023 में जो युवा महोत्सव। और इसकी जो थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत। देखिए ये थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है कि थीम क्या थी। वो थी विकसित युवा विकसित भारत। तो ये कहाँ पर आयोजित होने वाला है? जो कार्यक्रम है वो कर्नाटक में स्थित होने वाला है आयोजित। अब ये तो आपको पता चल गया कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं। लेकिन क्या आप ये बता सकते हैं कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 12 अगस्त को। याद रखिएगा 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है और 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ये देखिए RRR मूवी की हम बात कर रहे थे। ये टोटल 5 मूवी को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है, जिसमें RRR मूवी है। और इसके अलावा भी जैसे वो जो आलिया वाली मूवी आई थी काठियावाड़ वाली, उसको भी किया गया है। ऐसी बहुत सारी 5 फिल्में हैं जिनके नाम इसमें दिए गए हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 92वां साल का मतलब 92 नंबर का जो साल 2023 का पहला खिताब जीतने वाला नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश से संबंधित है? कुल मिला के क्वेश्चन ये है कि नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? आंसर है सर्बिया। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं और एक बहुत ही महान प्लेयर हैं। हाल ही में कौन सा सबसे तेज भुगतान करने वाला ऐप लॉन्च बन गया है? वो है पेरूपी। जो पेरूपी है इसने बाकी सारे ऐप को पीछे करके सबसे अधिक भुगतान करने वाला पेमेंट करने वाला जो ऐप बन गया है वो है पेरूपी।
फिर ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एनवायरनमेंट और पोल्यूशन से रिलेटेड जो कुछ भी चर्चा में रहता है वैसा क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं। तो वर्ष 2022 में PM 2.5, अब सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि ये PM 2.5 क्या है। PM का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्टिकुलेट मैटर। ये बहुत ही सूक्ष्म आकार के जो होते हैं कण होते हैं, जो क्या करते हैं, पोल्यूशन फैलाते हैं। तो PM 2.5 के आधार पे सबसे अधिक पॉल्यूटेड जो शहर है वो कौन सा है, तो वो है भारत की राजधानी दिल्ली। याद रखिएगा, जो दिल्ली है वहाँ पर PM 2.5 का बहुत अधिक प्रदूषण है और सारे नगरों में दिल्ली ने इसमें टॉप किया है। अगर बात की जाए PM 10, तो जो PM 10 है, अगर इस कैटेगरी में देखा जाए तो सबसे अधिक पॉल्यूटेड है गाजियाबाद। तो आपको याद रखना है कि PM 2.5 में दिल्ली में सर्वाधिक प्रदूषण है, और अकॉर्डिंग टू PM 2.5 PM 10 वो कौन सा शहर है, गाजियाबाद। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर 12 जनवरी को हमने राष्ट्रीय युवा दिवस याद किया है। अब बात आती है 11 जनवरी। 11 जनवरी को एक दिन मनाया जाता है जो है राष्ट्रीय मानव तस्करी दिवस, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा कि कितनी अधिक इंडिया में ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। बहुत सारे देशों में होती है, लेकिन इंडिया में चूँकि जनसंख्या अधिक है तो यहाँ जो यूथ हैं, जो लड़कियां हैं, उनकी जो तस्करी वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 11 जनवरी को। और ये कब से मनाया जा रहा है, तो ये 2007 से मनाया जा रहा है। इसको आपको याद रखना है। और मानव तस्करी को रोकने के लिए एक आंदोलन चला था जिसका नाम है ब्लू हार्ट आंदोलन। क्या आप बता सकते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कंट्रोल करता है? वो है आर्टिकल नंबर 23A। ये आपको याद रखना है, पूरा 23A याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपसे सब क्लॉज में भी पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की गई है? तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो पंजाबी भाषा है उसको वहाँ के स्कूल के सिलेबस में शामिल करने की बात की गई है, क्योंकि आप जानते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे पंजाबी लोग भी रहते हैं। तो वहाँ पर जो बच्चे हैं जो मतलब पंजाबी फैमिली को बिलोंग करते हैं, उन्हीं की रिकमेंडेशन पे, मतलब उनके पेरेंट्स का भी ऐसा कहना था कि हमारे बच्चे उनके कल्चर से जुड़े रहें, इसीलिए उन्होंने क्या है, पंजाबी भाषा को वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या दी है, मान्यता दी है स्कूल पाठ्यक्रम के लिए। तो ये आपको याद रखना है। फिर किस देश द्वारा दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी गई है? अब बात आई है मधुमक्खी। मधुमक्खी जो शहद होती है, आपको पता होगा कि मधुमक्खी से प्राप्त होती है, और इसकी स्टडी क्या कहलाती है, एपीकल्चर। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अमेरिका एक ऐसा देश है जिसने मधुमक्खियों के लिए टीका विकसित किया है, तो इसको भी आपको याद रखना है। क्या आप बता सकते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसके लिए इंडिया में एक वैक्सीन बनी है, वो कौन सी वैक्सीन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी क्रूज MV गंगा विलास द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितनी दूरी तय की जाएगी? देखिए, ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि ये क्या है, जो नदी क्रूज सेवा होती है ये उस पैटर्न का सिस्टम है जिसमें क्या है, इसका क्या नाम है, MV गंगा विलास प्रोजेक्ट, जो कहाँ से चलेगा, वाराणसी से डिब्रूगढ़ असम तक चलेगा। और कितनी दूरी तय करेगा ये, 3200 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा आप, इससे क्वेश्चन जो आगे आने वाले एग्जाम है उनमें जरूर पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये कहाँ पर किया जाएगा, IIT मद्रास में। अब ये क्या है, तो IIT मद्रास के जो छात्र होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, इनके द्वारा मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल होता है। सारंग क्या है, तो सारंग वहाँ के कैंपस में पाए जाने वाला एक चित्ती वाला हिरण है। और यहाँ पर बीमारी की रोकथाम के लिए IIT मद्रास ने एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था रामबाण अभियान। तो इतने फैक्ट आपको IIT मद्रास से रिलेटेड पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार के द्वारा नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी गई है? तो अब ये क्या है कि जो जितनी भी नौकरी हैं
उनमें 30% क्षैतिज रिजर्वेशन जो है, क्षैतिज आरक्षण किसको, महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। तो ये उत्तराखंड गवर्नमेंट की मांग है, मंजूरी दी गई है, अब तो मंजूरी प्रदान की गई है। यहाँ के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह, उन्होंने इस पर साइन कर दिए हैं। आप जानते होंगे कि कोई भी विधेयक है जब वो पारित होता है उसी के बाद में वो क्या बनता है, कानून बन पाता है। यही जो प्रपोजल है गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार में भी आया था, लेकिन ये बिल पास नहीं हुआ है, तो इसको आप याद रखिएगा। क्या आप बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट के लिए केंद्र सरकार द्वारा बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अवार्ड किसे घोषित किया गया है, मतलब किस राज्य के मॉडल को बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल अवार्ड के रूप में घोषित किया गया है? तो वो है केरल का। देखिए जो केरल की गवर्नमेंट है, आप जानते होंगे कि केरल सर्वाधिक शिक्षित राज्य है और केरल के जितने भी इनोवेशन हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, मतलब दूसरों के लिए, दूसरे राज्यों के लिए वो एज अ मोटिवेशन हो सकते हैं। तो केरल ने जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए, रोजगार के लिए उन्होंने क्या किया था, एक प्रोजेक्ट चलाया था जिसका नाम था ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस। तो इस टारगेट को 12 महीने की जगह मतलब 1 साल की अपेक्षा इन्होंने 8 माह में कंप्लीट कर लिया। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल घोषित करने के लिए बोला है। तो इस तरीके के कुछ रोजगार वाले कार्यक्रम जो है वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे जो बड़े राज्य हैं जहाँ पर बेरोजगारी का आलम एकदम छाया हुआ है, वहाँ पे भी ऐसी कुछ सीख केरल से ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो पहले भी ये राष्ट्रीय जल स्वच्छता संस्थान कोलकाता में था और अब भी कोलकाता में है, लेकिन अब इसका नाम क्या हो गया है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर हो गया है। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल स्वच्छता अभियान कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। फिर मैंने आपसे लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था वो पूछा था कि जो 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं? तो आप समझ गए होंगे कि 2024 के ओलंपिक तो कहाँ पर होने वाले हैं, पेरिस में होने वाले हैं। और 2028 के ओलंपिक कहाँ पर होने वाले हैं, वो लॉस एंजलिस में होने वाले हैं। बट आज का जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? अगर आपने मेरा 10 जनवरी वाला करेंट अफेयर पढ़ा है तो आप डेफिनेटली इसका आंसर बता पाएंगे। ये मैंने आपको हिंट भी दे दिया, क्योंकि 10 जनवरी को क्या रहता है, विश्व हिंदी दिवस रहता है और उस दिन मैंने आपके साथ ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था। तो अगर आप डेली करेंट अफेयर फॉलो करते हैं तो आपसे डेफिनेटली ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इनके आंसर बन जाएंगे। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करने वाला है। तो ये आज का करंट अफेयर था और कल का करंट अफेयर था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं आज 14 जनवरी का करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थॉट से। आज का थॉट है, तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो हमें यदि अपना रास्ता बनाना है तो इस भीड़ से अलग होना पड़ेगा। अपनी कामयाबी के रास्ते पे खुद ही आगे आगे धीरे धीरे लगातार कदम बढ़ाना होगा, तभी हम सफल हो पाएंगे। आज 14 जनवरी है और 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय करिए, फेस्टिवल भी मनाइए, लेकिन अपनी पढ़ाई को ताक पर रखकर नहीं। तो पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के करंट अफेयर का, ह्यूमन राइट वॉच द्वारा हाल ही में वर्ल्ड रिपोर्टिंग 2023 के अनुसार कौन सा संस्करण जारी किया गया है? तो जो ह्यूमन राइट वॉच है ये क्या करता है, वर्ल्ड रिपोर्ट निकालता है मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर। तो इस बार जो संस्करण लागू किया मतलब लॉन्च किया गया है वो 33वां संस्करण है। याद रखिएगा, राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के तहत संविधान में एज अ फंडामेंटल राइट इसको क्या किया गया है, अपनाया गया है। आपने पढ़ा होगा संविधान के भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात मौलिक अधिकारों की आई है तो जो मौलिक अधिकार हैं वो
किस भाग में है? वो भाग 3 में है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और उसके बाद डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। तो जो राइट टू एक्सप्रेशन एंड स्पीच है वो मीडिया की स्वतंत्रता के तहत आर्टिकल 19(1)(a) के तहत प्रदान किया गया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। फिर मीडिया को लेकर ये जो रिपोर्ट लॉन्च हुई है, इसमें बताया गया है कि भारत में जो मीडिया की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मीडिया के कार्यकर्ता रहते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर रहते हैं, कभी कभी उनके ऊपर भी आक्रमण किए जाते हैं और मतलब उनको भी अपना एक तरीके से बहुत सारे लोगों का जो एक तरीके से बुराई का शिकार होना पड़ता है। तो याद रखिएगा, इसमें जो 33वां संस्करण लॉन्च किया गया है। सेकंड क्वेश्चन है कि 2022 में पहली बार वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट में शामिल भारत की कौन सी रैंक है? तो ये क्या होता है वैश्विक इक्विटी कैपिटल मार्केट? तो इसमें भारत की रैंक आई है 5th रैंक। आप जानते हैं कि इंडिया में शेयर मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है। अगर हम अर्थव्यवस्था के रिस्पेक्ट में देखें तो इंडिया जो है वो विश्व की 5th नंबर की बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है। और जो सेबी है, मतलब जो ये शेयर मार्केट है, तो इसके लिए 2 इंस्टीट्यूट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना 1875 में की गई थी और जिसका जो इंडेक्स होता है, मतलब ये किस तरीके से जारी करता है? तो सेंसेक्स। इसको भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि सेंसेक्स जो है वो कौन जारी करता है? तो BSE। अगर हम NSE की बात करते हैं तो NSE क्या होता है? ये होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE की स्थापना कब की गई थी? 1992 में की गई थी और इसका जो इंडेक्स होता है वो होता है निफ्टी। तो आपको दोनों के नाम पता होना चाहिए और इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीली अर्थव्यवस्था। अब जैसे ही ब्लू इकोनॉमी की बात आ जाए, इसका मतलब है कि आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है? वाटर से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किसके द्वारा समुद्रयान मिशन लॉन्च किया गया है? तो ये क्या है? समुद्रयान मिशन। समुद्रयान मिशन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो समुद्र के अंदर गहराई में जो भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज को क्या किया जाएगा? उनका पता लगाया जाएगा। तो ये कार्य किया है पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी एवं विज्ञान मंत्रालय ने ये कार्यक्रम, मतलब ये समुद्रयान मिशन लॉन्च किया है और इसमें जो वाहन का नाम होगा वो होगा मत्स्य। तो ये जो वाहन है मत्स्य वाहन, ये लगभग 6000 मीटर तक की गहराई में जाएगा और यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनका पता लगाएगा। और ये सब कहाँ पर होने वाला है? तो ये चेन्नई में होने वाला है। इतने पॉइंट आपको इससे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेलंगाना की पहली वरिष्ठ जो IAS हैं वो मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त की गई हैं। तो ये हैं शांति कुमारी जी, जो एक वरिष्ठ IAS रह चुकी हैं। तो अब इनको क्या है? चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है और ये कहाँ की बनी है? तेलंगाना की। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा फ्यूजेटिव डस्ट बनाने वाली साइटों के लिए धूल नियंत्रण प्रौद्योगिकी का आविष्कार किया गया है? देखिए, कल हमने डिस्कस किया था PM 2.5 एंड PM 10 के बारे में कि PM 2.5 जो होता है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 बहुत ही सूक्ष्म जो होते हैं पॉल्यूटेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में पोल्यूशन कॉज करते हैं। तो PM 2.5 वाला शहर कौन सा पढ़ा था हमने? दिल्ली। और PM 10 वाला पढ़ा था गाजियाबाद। आई होप यदि आपने कल का करंट अफेयर देखा है तो आपको याद होगा। उसी तरीके से जो धूल के कण होते हैं, तो धूल के कणों को क्या किया जाए? नियंत्रित किया जाए। उसके लिए केंद्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान ने ये फ्यूजेटिव डस्ट बनाने वाली साइट बनाई है। तो इसको आपको याद रखना है और इसका संस्थान कहाँ पर स्थित है? रांची, झारखंड में स्थित है। अब यहाँ पर बात रांची की आई है। देखिए, करंट अफेयर पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें करंट अफेयर में 1 लाइनर फैक्ट पढ़ना है, जो भी उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट। क्योंकि रांची झारखंड की बात आई है तो अभी बहुत अधिक चर्चा में रहा जो शम्मेद शिखर जी क्षेत्र है वो कहाँ पर स्थित है? वो झारखंड में स्थित है। और इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झारखंड की हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो वो है पारसनाथ की पहाड़ी। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखना है और इसकी हाइट जो है वो 1350 मीटर है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रणजी ट्रॉफी इतिहास का दूसरा सर्वाधिक स्कोर बनाने वाले जो क्रिकेटर हैं वो कौन बन गए हैं। तो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, चूंकि जो भारतीय क्रिकेट के जो जनक माने जाते हैं वो रणजीत सिंह माने जाते हैं, तो उन्हीं की याद में इस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, रणजी ट्रॉफी। तो रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले जो सेकंड प्लेयर बने हैं वो हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ ने 379 रन बनाए थे, जो कि असम के खिलाफ थे और ये मुंबई की तरफ से खेल रहे थे। और जो अगर आपसे पूछा जाए कि रणजी ट्रॉफी में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं, तो उनका नाम है बीबी नीलांबकर, और इन्होंने जो स्कोर बनाया था वो है 443 रन का। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं कि नंबर 1 पे हैं बीवी निवलांकर और जो फर्स्ट नंबर पे हैं, सेकंड नंबर पे हैं वो हैं पृथ्वी शॉ। अब बात रणजी ट्रॉफी की आई है तो आपको पता होना चाहिए कि जो अभी 2021-22 की रणजी ट्रॉफी की विजेता टीम रही है वो कौन से राज्य की टीम रही है, वो रही है मध्य प्रदेश। चूंकि मध्य प्रदेश ने पहली बार ये ट्रॉफी जीती थी, इसलिए जो एमपी पटवारी, एमपीपीएससी और जो भी पर्टिकुलेट एमपी के एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतने पॉइंट आपको याद होने चाहिए। आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब से हुई है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व केंद्रीय मंत्री दिग्गज समाजवादी नेता शरद यादव, इनका निधन हो गया है, तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। तो जो शरद यादव जी हैं, ये इनका जो संबंध था, चूंकि इनका जन्म तो मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन इनका जो भी कार्यक्षेत्र रहा है वो रहा है मिथिला बिहार। ये बिहार से 4 बार सांसद रह चुके हैं और अभी वर्तमान में इनका निधन हो गया है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था कि शरद यादव जी का संबंध। एक क्वेश्चन तो डायरेक्टली ऐसे ही पूछा जा सकता है कि शरद यादव जी का संबंध है। आपको ऑप्शन देगा ये एक लेखक हैं या फिर एक राजनेता हैं या अभिनेता हैं, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, एक पॉलिटिशियन थे। फिर आज है मकर संक्रांति, आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मकर संक्रांति के पीछे जो एक पूरा ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि सूर्य के उत्तरायण, आज से क्या होगा, सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगेगा और धीरे धीरे अब क्या है, ठंडी कम होती जाएगी। तो सूर्य के उत्तरायण में होने पर कौन सा त्योहार मनाया जाता है, तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो नॉर्थ मतलब जो उत्तर वाले राज्य हैं उनमें क्या है, जो मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है, लेकिन काफ़ी ऐसे राज्य हैं जहां पर मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे राजस्थान और गुजरात में से उत्तरायण नाम से जाना जाता है, असम में बिहू के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु में पोंगल के नाम से जाना जाता है और केरल में मकर विलक्कू के नाम से जाना जाता है। ये सभी डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, मकर संक्रांति ही है। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए। लाइक आपसे पूछा जा सकता है कि बिहू त्योहार का अन्य नाम है या कहाँ पर है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि बिहू असम में होता है और मकर संक्रांति को ही बिहू कहा जाता है। तो इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म्स इंडियाज कोविड-19 वैक्सीन स्टोरी, ये बुक लॉन्च की गई है। आप जानते हैं कि कोविड-19 का प्रभाव लास्ट 2 ईयर में कितना खतरनाक रहा है और उसी को लेकर एक बुक लिखी है जिसको लॉन्च किया है जो अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी। तो इन्होंने क्या किया है, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म इंडियाज कोविड-19 बुक को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया द्वारा किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ये हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया जो है उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक महान क्रिकेटर स्मृति मंधाना को। स्मृति मंधाना आप जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में जो महिला क्रिकेटर के रूप में काफ़ी इनका नाम है स्मृति मंधाना का। तो इन्होंने हर्बा लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया की ये कौन बनी है, ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा है, इसके लिए जो आईसीआईसी बैंक है उसने क्या किया है, सूर्य कुमार यादव को अपना क्या बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। गरुण एरोस्पेस जो बहुत सारे एयर स्पेस बनाता है, मतलब जो
हेलीकॉप्टर वगैरह और जो भी चीज़ें बनती हैं इस कंपनी के द्वारा, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था धोनी को। और जो रियल 11 है, रियल 11 ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था कुलदीप यादव को। तो आपको इतने पॉइंट पता होने चाहिए। फिर आज का आपका जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है, किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। ये हमने 3-4 दिन पहले ही डिस्कस किया था ये क्वेश्चन। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि किस राज्य ने ग्लोबल सिटी अभियान लॉन्च किया है। तो ये आज का करंट अफेयर था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम कल का और परसों का करंट अफेयर एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि किस देश ने, सरकार ने 2030 तक जो सेवानिवृत्ति की आयु है ये 62 से बढ़ाकर 64 ईयर कर दी है। तो ये कदम किसने उठाया है? फ्रांस की गवर्नमेंट ने। फ्रांस में अभी कौन है प्रधानमंत्री के पद पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सेकंड क्वेश्चन था कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2023 में जो टॉप रैंक है ये किसका प्राप्त हुआ है, किसको प्राप्त हुआ है? तो वो कंट्री है जापान को। ये आपको याद होना चाहिए। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि पहला ऐसा सॉन्ग है जिसने ग्लोबल गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता है। तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किसने जीता है? जो RRR मूवी का सॉन्ग है नाटू नाटू, ये पुरस्कार इसी गाने ने जीता है। नासा के द्वारा जो भारतीय मूल की वैज्ञानिक चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं, तो वो भव्या लाल के स्थान पर कौन बन गई हैं अब? AC चारनिया। कर्नाटक में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसकी जो थीम थी वो क्या थी? विकसित युवा विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है और 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मानव तस्करी रोकथाम दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पढ़ा था हमने कि 2023 का पहला खिताब जीतने वाले नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। किस देश से संबंधित है? सर्बिया से रिलेटेड हैं ये। फिर कौन सा सबसे अधिक तेज भुगतान वाला ऐप लॉन्च किया गया है, मतलब बन चुका था, वो है पेरूपी। ये क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब की गई? 2007। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किस भारतीय भाषा को पब्लिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पंजाबी भाषा को अपने जो पब्लिक स्कूल है वहाँ पर क्या है, पंजाबी लैंग्वेज को सिलेबस में इंक्लूड करने की बात की है। किस देश ने दुनिया में पहली बार मधुमक्खियों के लिए टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। विश्व के सबसे बड़े नदी क्रूज MV गंगा विलास के द्वारा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक कितने किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी? तो वो की जाएगी 32,000 किलोमीटर की, 3200 किलोमीटर की, याद रखिएगा इसको। फिर सारंग महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया जाता है? IIT मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा सारंग महोत्सव मनाया जाता है। किस राज्य ने नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने को मंजूरी दी है? तो वो उत्तराखंड में दी है। अभी उत्तराखंड में जोशी मठ जो है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जोशी मठ वाला लेक्चर जरूर देखिएगा। फिर ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस परियोजना केंद्र सरकार ने बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल घोषित किया है। तो ये किस राज्य की परियोजना है? तो ये केरल राज्य की परियोजना है और वर्तमान में जो केरल के CM है उनका नाम क्या है? पिनरई विजयन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कोलकाता में। फिर कल का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था वो था कि 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये देश है फिजी। बहुत ही कम लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर दिया है। देखिए आप सभी रोज जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं आप में और जो लोग आंसर नहीं देते हैं उनमें क्या डिफरेंस है ये उसी से पता चलता है कि कौन कितना सिंसियर होके पढ़ रहा है। तो ये आज का करंट अफेयर था। अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।